हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपके लिए लेकर आए हैं जो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में कितने पृष्ठ हैं। तो कितने पृष्ठ हैं? 24। अध्याय पूछे तब भी 24, पृष्ठ पूछे तब भी 24। नेक्स्ट है NEP का शैक्षिक ढांचा, जो कि ये हुआ था आपको पता है 10+2+3, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब प्रेजेंट टाइम में ये नहीं है। तो ये जान लीजिए जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उस बेस पे आपका कोई क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, और ये पूरी तरीके से, हालांकि कुछ राज्यों ने इसको लागू कर दिया है और धीरे धीरे लागू हो रही है, लेकिन 2022 में 100% ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। तो फिलहाल इससे अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जितने हो पाए हैं उतने ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रमुख विशेषताएं की बात करें, किसकी बात हो रही? NEP की प्रमुख विशेषताएं। तो आपको एक लाइन में इनको एक नज़र में देख लेना है। स्त्री शिक्षा है, राष्ट्रव्यापी संरचना, प्रभावकारी शिक्षा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, अपव्यय को समाप्त करना है ना, अपव्यय और अवरोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। शिक्षा की समानता की बात करी गई, इसकी विशेषताएं जो हैं, है ना। अपव्यय को समाप्त करने का संकल्प, अनौपचारिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, नवोदय विद्यालय, है ना। और यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डिग्री को नौकरी से अलग रखना, खुला विश्वविद्यालय आदि, ये सब इसकी विशेषताएं इसमें रखी गई। OBB ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विद्यालयों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करी गई थी। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होंगे जिनमें से 1 महिला होगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो किया गया था, है ना, और 87-88 में ये लागू किया गया था। ठीक, पूरी तरीके से। तो यहाँ पर 2 शिक्षक का होना अनिवार्य था। तो इसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्रत्येक विद्यालय में कितने शिक्षकों का प्रावधान रखा गया था? तो कितने? 2, और उनमें से 1 महिला होनी ही चाहिए थी। फिर है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1992 में आई, ये आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष आपको पता ही होंगे ना, ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1992 की नीति के अनुसार स्कूल में 3 बड़े कमरे तथा 3 अध्यापक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये देखिए 1992 की जो संशोधित शिक्षा नीति थी उसमें ऐसा कहा गया था। फिर है 1992 की नीति में 50% महिला शिक्षकों को रखना का प्रावधान रखा गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि 1986 मतलब 87 के बाद जब लागू हुआ था, केवल ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। लेकिन जब 1992 में संशोधित किया गया तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इसको विस्तृत किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया, मतलब 6 to 8 वालों के लिए। 8 नंबर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना, NKC नेशनल नॉलेज काउंसिल कमेटी, है ना, काउंसिल होगा। तो यहाँ पर कमीशन होगा। तो 13 जून 2005। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर राष्ट्रीय शिक्षा योजना की घोषणा कब करी गई? तो आपको पता है 1986, और पिछले में पूछा भी गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो लाया गया था वो 2000 में। वैदिक काल में विद्यारंभ संस्कार शुरू होता था क्या उच्चारण कह के? तो ये ओम नमः सिद्धम कहकर शुरू होता था। ठीक है, फिर है उपनयन संस्कार की आयु की बात करें तो 8, 11 और 12 वर्ष, मतलब ये तीनों की अलग अलग थी। भाई ब्राह्मण की क्या है, क्षत्रिय की क्या है, वैश्य की। तो ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्रों के लिए कोई यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी वैदिक काल में। मकतब में प्रवेश से पूर्व कौन सी रस्म अदा की जाती थी? तो मकतब रस्म अदा की जाती थी उसमें प्रवेश से पूर्व। फिर है 14 नंबर प्राथमिक शिक्षकों की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? तो ये योग्यता संबंधी समस्याएं, समानता की समस्या, वेतन की समस्या। ये लास्ट 3 इंपॉर्टेंट लिख दिया हमने, बाकी भी हैं जिनको आप डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा देख लीजिएगा हेडिंग वाइज। फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए औपचारिक संस्थाओं का आरंभ किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, तो यहाँ पर की बात करें जो औपचारिक शिक्षा है तो 2 से 3 वर्ष से 5 से 6 वर्ष तक, मतलब 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष कह सकते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, जो प्रारंभ करने की आयु वर्ग पूछा जाए तो आपको ये बताना है। ठीक, आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रॉबेल को माना जाता है। और किंडरगार्टन प्रणाली, ठीक है, ये इन्होंने ही दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल है। फिर है 17 नंबर दुनिया का पहला पूर्व प्राथमिक स्कूल की स्थापना कहाँ करी गई थी? तो जर्मनी में 1837 में किसने करी थी? फ्रॉबेल ने करी थी। प्रत्येक राज्य में एक
विकास केंद्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा विस्तार के लिए, ब्रैकेट में हमने लिखा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए प्रत्येक राज्य में एक केंद्र सुझाव दिया गया जिला स्तर पर भी बाद में, ठीक है। तो कोठारी आयोग के अनुसार किया गया। फिर है शिक्षा मौलिक अधिकार कब बनी, तो शिक्षा जो मौलिक अधिकार से संबंधित ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट रहेगा। 86 मतलब जो अमेंडमेंट हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तो इसके तहत ही रखा गया था शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में, ठीक है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कितने जिलों में प्रारंभ चलाया गया, इसका 600 जिलों में शुरुआत में प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे, तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को 2003 तक, क्योंकि ये 2001 में चलाया गया था, ठीक है। तो 2001 में जब चलाया गया था तो 2003 तक स्कूल में जाएं ऐसा कहा गया था इस अभियान के तहत। और 2007 तक टारगेट था कि सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा जो 5 वर्ष की होती है वो पूरी हो जाए। और 2010 तक टारगेट रखा गया था कि 8 वर्ष की शिक्षा पूरी हो जाए, मतलब 1 से कक्षा 8 तक। और गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और 2010 तक पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या 0 करी जाए, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, जिसे अपव्यय और अवरोधन अपव्यय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पढ़ाई छोड़ने की बात आए तो अपव्यय और अवरोधन की बात आए तो समझ जाइए एक क्लास में 1 वर्ष से अधिक जब बालक कोई पढ़ता है। तो किस संस्था का जो है यूनेस्को और यूनिसेफ संस्थाओं से संपर्क रहता है, तो NCERT का रहता है। NCERT निकाय के अंतर्गत जो आते हैं चीज़ें NCERT निकाय के अंतर्गत, तो देखिए इसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। फिलहाल अब ये नहीं है, लेकिन अभी आपका नई चीज़ों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और अन्य चीज़ें देखिए इसमें कौन कौन होती हैं NCERT निकाय में, UGC के अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के शिक्षा मंत्री होते हैं, विश्वविद्यालयों के 4 कुलपति होते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, KVS आयुक्त होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 4 अध्यापक होते हैं इसमें। फिर है NCERT के संगठक की बात करें तो 8 इसके संगठक हैं। कौन कौन है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो कि नई दिल्ली में, और केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, ठीक है। बाकी ये सारों देखिए सेम नाम है, इनको नाम बस क्या है ये कई अलग अलग जगहों पर हैं। फिर है NCTE का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप मतलब इसका पूरा नाम तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक। फिर है राष्ट्रीय शिक्षक परिषद का अधिनियम कब आया, तो 19 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम मतलब NCTE जो है ये 1993 में आया। फिलहाल ये 1973 से कार्यरत थी, लेकिन बाद में अस्तित्व में जो अधिनियम की बात करें तो 1993 से हुआ है। फिर है NCTE के मुख्य कार्य क्या है, केंद्र व प्रांतीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं विश्वविद्यालय को सलाह देना, समस्त प्रकार की शिक्षा संस्थानों के मानदंडों का निर्धारण करना और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण एवं वेतनमान का निर्धारण, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों का निर्धारण, ये सब इसके मुख्य कार्य हैं। फिर है 28 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी। SCERT का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में, ये यूपी की बात हो रही है, ठीक है। राज्य हिंदी संस्थान की बात करें तो वाराणसी में है। उद्देश्य इसके क्या होते हैं CERT के, क्रियात्मक अनुसंधान एवं शैक्षिक अनुसंधान में समन्वय, फिर नवीन शिक्षण तकनीकी तथा विधियों से अवगत कराना, शैक्षिक अनुसंधान में निर्देशन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। फिर चलिए डाइट पर आते हैं। डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखिएगा। प्रोग्राम ऑफ एक्शन की घोषणा कब की गई, 1986 में की गई। फिर शिक्षा को जनसाधारण तक के लिए सुलभ कराना क्या कहलाता है, सार्वजनिकरण कहलाता है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अर्थ है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जो जितने भी बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा अवश्य उपलब्ध कराई जाए, ऐसा इसमें मतलब सार्वभौमिकरण से अर्थ है। देखिए इसके 2 मॉडल पेपर 100 क्वेश्चन के जो हैं उसको हमने डाल रखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है, जो लोग नए देख रहे हैं वो जाकर देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इजी नोट्स का फ़िलहाल पूरे जो है 9 पार्ट हमने अपलोड कर रखे हैं, तो उनको भी आप फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आपको लगभग 12 से 13 वीडियोस आपको फर्स्ट पेपर की मिल गई हैं, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं,
चलिए फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की समस्याएं क्या हैं? तो जनसंख्या में वृद्धि, लोगों की निर्धनता, ये हेडिंग वाइज पूछा जा सकता है कि कौन सी समस्या नहीं है, तो ये आपको याद रखनी है। अभिभावकों का असहयोग भी समस्या है, दूर स्थित आबादियों की समस्या, पिछड़ी हुई अनुसूचित जातियों की समस्या, दोषपूर्ण मूल्यांकन, कृत्रिम तथा फर्जी दाखिला, अपव्यय एवं अवरोधन। सबसे इम्पोर्टेंट आपका अपव्यय और अवरोधन बनेगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इसका आएगा। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना, ठीक है, सीधे शब्दों में कहें। अब लैंग्वेज उसकी कहीं भी हो सकती है, आपको भाव समझना है। अवरोधन का अर्थ क्या है? बालक जब किसी कक्षा में एक से अधिक बार पढ़ता है या किसी वजह से एक ही क्लास में रहता है ना, 1 साल से अधिक, तो फिर उसे अवरोधन मतलब रुकना ही होता है। 39 है, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए सार्वभौमिकरण के सुझाव क्या हैं? तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, निःशुल्क शिक्षा है ना, और अभिभावकों का सहयोग, ये सुधार के लिए हैं, ठीक है, सार्वभौमिकरण के लिए। और दूर स्थित आबादियों की समस्या को दूर करना, दोषपूर्ण मूल्यांकन की समस्या को दूर करना, और बच्चों की अनुपस्थिति पर नियंत्रण करना। फिर है 40 नंबर, जुम्बिश यानी जन आंदोलन। इसका मतलब है जन आंदोलन या जुम्बिश। 1889 का संबंध है, मतलब ये 1889 में आया। इसका संबंध किससे है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से या सार्वजनिकरण से। व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? आर्थिक रूप से ससंगत तकनीकी कौशल सिखाना, कमाते हुए सीखना, मानवीय श्रम की गरिमा समझना, रोजगार के अवसर, सामाजिक क्रियाकलापों द्वारा सीखना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो इसकी अगर माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात हो रही है, अभियान, ठीक है, एक सर्व शिक्षा अभियान था, ये माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करें तो 12/11/2009 को आया और 14 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए आया। सेमेस्टर प्रणाली का प्रयोग यहाँ किया गया? इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी में सबसे पहले सफल तरीके से। MDM मतलब मिड डे मील आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, 15 अगस्त 1995 को आया है। और इसका उद्देश्य क्या था? हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है पिछले वीडियोस में, है ना, नामांकन को बढ़ाना, मतलब स्कूल में नामांकन को बढ़ाना। उद्देश्य इसका देखिए हमने लिख रखा है। स्कूल चलो अभियान 1996 में आया, ठीक है, आपने सुना होगा स्कूल चलो अभियान। तो फिलहाल यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे जो हम कलेक्ट कर पाए हैं। बाकी कई सारे क्वेश्चन पिछले वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और फिलहाल ये आपका फर्स्ट पेपर का लास्ट वीडियो मैं कहूँगा, और कल मिलेंगे फिर आंसर की के साथ जो, और पेपर जिन्हें मतलब जो पॉसिबल है ना, जो तुरंत भेज सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे पिछली बार किसी ने भेजा था, मतलब नाम हमने बताया भी था, ठीक, तो वहाँ से तुरंत निकलने के बाद पेपर जिससे हो सके हमें सेंड कर दीजिएगा, तो ताकि जल्दी से जल्दी हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।